नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो आपकी 13 नवंबर 2021 को यूपीएसआई का एग्जाम कंडक्ट हुआ है प्रथम पारी में। तो इस सेट पे पूछे गए लगभग 25 जीके के सवाल मैं कवर करने वाला हूं। ये सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित बताऊंगा जो आने वाले सेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑल सेट की एक साथ मिल जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इससे प्रीवियस यानी 12 नवंबर की पीडीएफ फाइल वहाँ पर अवेलेबल है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। और आपका एग्जाम कब है, आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम पर सवाल सेंड करने की लिंक मिल जाती है। आज 3 कैंडिडेट ने सवाल सेंड किए हैं, आशु भारद्वाज, आदिल और एक और कैंडिडेट था जिनका नाम नहीं पता है। तो ये सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कंटिन्यू सवाल करें, इंपॉर्टेंट सवाल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक तो यहाँ पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो या रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या अदर कोई स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम से, एक ही पास के अंतर्गत आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यदि यहाँ पर आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो अभी डिस्काउंट डील के तहत ये आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ की डील मिल रही है। और इन 14 मंथ में आप अनलिमिटेड सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी टीटीजी के कूपन कोड से 280 रुपये में इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहाँ से आप ये जानकारी हासिल करते हुए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित है। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं जो आज आपके प्रथम पारी में जीके के सवाल पूछे गए हैं। देखते हैं पहला सवाल, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य केस है वो किससे संबंधित हैं। तो केस से संबंधित काफ़ी सवाल कल भी आए थे, आज भी पूछे गए हैं। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केस है, ये 1978 में हुआ था। इस केस में कैदियों के मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने में मदद है, इससे संबंधित है। तो कैदियों के मौलिक अधिकार आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो राष्ट्रपति करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो संविधान का आर्टिकल 124 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है वो राष्ट्रपति के पास है। अगला सवाल, दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी। दहेज प्रथा पर रोक की बात करें तो भारत सरकार ने 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया था, जिसका उद्देश्य दहेज देना और लेना रोकना था। यानी दहेज प्रथा पर रोक 1961 में लगाई गई थी। इसी प्रकार विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी, बाल विवाह, ये सभी देखने वाले हैं। तो जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो 1856 में पारित हुआ था, 26 जुलाई 1856 को। और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग गवर्नर जनरल था। जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये आपको याद रखना है आने वाले स्टेप के लिए। और सती प्रथा की बात करें तो इसका उन्मूलन 1829 में किया गया था, विलियम बेंटिंग की सहायता से, राजा राममोहन राय के प्रयासों से ये हुआ है। दहेज प्रथा 1961 हो गया, विधवा पुनर्विवाह ये 1856 में। बाल विवाह पर पूर्णतः रोक है, इसके तहत जो एक्ट आया था वो शारदा एक्ट था, जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1929 में ये पास किया गया था 28 सितंबर 1929 को, जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी। और बाद में लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 तय किया गया था। और जो ये शारदा एक्ट आया है इसके प्रायोजक थे हरविलास शारदा। अगला सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की तो नियुक्ति से आज 3 सवाल आए हैं, प्रधानमंत्री की, मुख्य चुनाव आयुक्त की और जो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा। तो सभी के आंसर में लगभग राष्ट्रपति था। भारत के संविधान का आर्टिकल 324(2) बताता है कि भारत के राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां दी गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका जो टेन्योर कार्यकाल है वो 6 वर्ष या फिर उनकी जो 65 वर्ष की आयु है, जो भी पहले हैं उनका वो कार्यकाल रहता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इसमें भी आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। जो काफ़ी इजी सवाल ये बने हैं, राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आप कमेंट करके बताना आपने कितने सवाल अटेम्प्ट किए हैं जो भी प्रथम पारी में एग्जाम दिए हैं। देश का राष्ट्रपति लोकसभा की बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं और शपथ दिलवाता है। अगला सवाल, बाकी यहाँ पर यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, कल सवाल आया था, और उनके सदस्यों की नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं वो संविधान के किस भाग में है यूपीएससी वगैरह। तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
ये संविधान के भाग 14 में है, जो आर्टिकल 308 से 323 तक वर्णन मिलता है। इसी प्रकार अन्य जो इम्पोर्टेंट भाग हैं, वैसे सभी भाग आपको देख के जाना है, कहीं ना कहीं सवाल आपकी बन ही जाएगा यहाँ से। भाग 15 की बात करूँ तो वो निर्वाचन से संबंधित है, अभी हाल ही के DSSS एग्जाम में आया था। और भाग जो 18 है उसमें आपात उपबंध है। भाग 20 है संविधान के संशोधन से है। और भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। नेक्स्ट वाले हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। यानी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी आपको पूछा है तो वो अटॉर्नी जनरल, जो अटॉर्नी जनरल है जिसे हिंदी में महान्यायवादी बोलती है, ये भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, ये प्रथम विधि अधिकारी है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील है। जो सरकार का प्रमुख वकील रहता है वो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में वर्णन मिलता है। जो इसकी नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में जो भारत की महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, वो 15वें अटॉर्नी जनरल है जिनका नाम है के वेणुगोपाल। और जो एडवोकेट जनरल है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है राज्य का। आपको देश का पूछा है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है तो वो हो जाएंगे महान्यायवादी, और राज्य का पूछ रहे तो वो एडवोकेट जनरल होंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये अधिनियम वैसे पारित है 1992 का अधिनियम है। पारित हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को मैंने बताया था, इससे पहले भी राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। और जो पंचायत हैं इस संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं। और संविधान का 71वां संशोधन की बात करें, ये 1992 में हुआ था, जिसमें 4 भाषाएं ऐड की गई थी 8वीं अनुसूची में। उसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये भाषाएं ऐड की गई थी संविधान के 8वीं अनुसूची में संशोधन करते। वो कौन सा था, 71वां संविधान संशोधन 1992 वाला था। और भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित उपबंध है जो अनुच्छेद 243 में है। आपको 73वां पूछा है, 1993 में पारित हुआ था। और अगला सवाल लिखते हैं, रिपीट हुआ सवाल कल भी था दल बदल से। दल बदल विरोधी कानून है, ये किस अनुसूची में है तो 10वीं अनुसूची में है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको पारित किया गया था, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची। और 1985 में 52वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस आर्टिकल में है तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 का सवाल पूछा गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित था। यानी पहले यदि किसी ने 1950 में कोई अपराध किया है, उस समय वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता था और 1960 में आने लग गया तो वो एक अपराध नहीं होगा। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि है अनुच्छेद 20 में है। और ऐसा भी नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक बार दंडित किया जा चुका हो, ये भी नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 20 में कुछ ही प्रावधान है। अगला सवाल है, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वन और वन्य जीवों की सुरक्षा किस आर्टिकल में है। 48A आर्टिकल याद रखना है, जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार और वन वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 48A है। संविधान का जो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 है, जिसके तहत ये आर्टिकल 48A को ऐड किया गया है 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के तहत वन्य जीव और वन दोनों जो शब्द है, वन्य जीव और वन, इन दोनों को संविधान के जो 42वां संशोधन 1976 के द्वारा 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में रखा गया था। अब देखिए मैं बता देता हूँ, जो पर्यावरण की बात हो रही है नेक्स्ट स्टेप के लिए इंपॉर्टेंट है। जल जो प्रदूषण निवारण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव वाला है। तो आपको जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम का पूछ ले तो वो 1974 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में। ये चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है किस आर्टिकल में वर्णित है। आपको पता है 2 राज्यों का कभी कभार एक ही राज्यपाल होता है, तो एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल है, ये आर्टिकल 153 में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही साथ एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ये आर्टिकल 153 बताता है। आर्टिकल 154 यानी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो राज्यपाल की नियुक्ति वो आर्टिकल 155 में है। नेक्स्ट वाला है आयकर, जो इनकम टैक्स है वो किस प्रकार का टैक्स है तो ये प्रत्यक्ष कर है, जिसे आप डायरेक्ट टैक्स बोलते हो, आप डायरेक्टली पे करते हो। आयकर है इनकम टैक्स, वो सरकार के पास जाता है डायरेक्टली। और इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स और गिफ्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं। आपको यदि पूछ ले जीएसटी किस प्रकार का, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सवाल,
सर थॉमस रो किसके दरबार में भारत आए थे? थॉमस रो की बात करें 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार का दौरा इन्होंने किया था और सूरत में व्यापार करने की अनुमति है वो प्राप्त की थी सर थॉमस रो 1615 में 18 सितंबर को अंग्रेजी राजनयिक सर थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अंग्रेजी राजा जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में सूरत बंदरगाह पर पहुंचे थे। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बनने वाले प्रथम जो इंडियन थे वो विजय लक्ष्मी पंडित। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित थे। बेल्जियम के विदेश मंत्री पॉल हेनरी, ये तो इंडिया की बात हो रही है, यूएन जनरल असेंबली में भारत के प्रथम जो अध्यक्ष बने वो विजय लक्ष्मी पंडित। और बेल्जियम, यदि बात करें ग्लोबली जो ये यूएन जनरल असेंबली है, भारत की बात न करके यूएन जनरल असेंबली के ही प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? वो बेल्जियम के विदेश मंत्री, नाम है इनका श्री पॉल हेनरी स्पाक। ये 1946 को 16 जनवरी 1946 को पॉल हेनरी हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। अगला सवाल देखते हैं, देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? पहली बार इमरजेंसी 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 की बात है। जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक 3 आपातकाल की घोषणा हुई है उसमें ये पहला उदाहरण है। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच तक ये रहा है। जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसी दौरान भारत की सुरक्षा और बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था। जो प्रथम इमरजेंसी 1962 में 26 अक्टूबर को इम्पोज। सेकंड की बात करें तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेकंड इमरजेंसी की घोषणा 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच थी। और तीसरी जो इमरजेंसी है वो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच में इंदिरा गांधी की प्रधानता में। आप कमेंट करके बताना उस समय राष्ट्रपति कौन थे, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जो 1975 का आपातकाल था उस समय किस राष्ट्रपति के द्वारा ये लागू किया गया था? कमेंट जरूर कर देना जो भी कंटिन्यू वीडियो देख रहे ताकि पता चले अंत तक कितने कैंडिडेट बने हुए हैं। और इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, निजता के अधिकार से एग्जैक्ट सवाल किया था, नहीं मिला, लेकिन स्टूडेंट ने बताया कि निजता राइट टू प्राइवेसी से एक सवाल पूछा गया है। निजता का अधिकार आपको पूछ ले किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 21 में, जिसके तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी के तहत निजता के अधिकार को रखा गया है। आपको पता होगा 2017 में ये निर्णय लिया गया था। जो 24 अगस्त 2017 को एक ऐतिहासिक फैसला हुआ जिसमें निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, जो आर्टिकल 21 में रखा गया है। नेक्स्ट सवाल, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन जो है वो विटामिन B6 और B12, ये दोनों विटामिन हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के एनीमिया रहते हैं। तो B12 और B6 विटामिन की कमी से, जो फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है। और विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी जीरोफथलेमिया रोग है ए। सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स या सूखा रोग, ई से जनन शक्ति का कम, और के है रुधिर का स्राव हो जाना, थक्का न बनना। B3 त्वचा प्रदाह, B7 लकवा, B1 बेरी रोग हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी, अनिवार्य और फ्री शिक्षा का जो रूल्स है वो कब आया था? 2011 में ये था। उत्तर प्रदेश राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2011 वाला है। और बात करूं उत्तर प्रदेश की न करके भारत की बात कर लेते हैं। जो 86 छियासवां संशोधन हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कल सवाल भी आया था, 2002 में हुआ था, जिसके तहत 21A आर्टिकल ऐड हुआ था। शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन, जो 6 से 14 वर्ष के बीच में उनके लिए शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत। जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि, तो बात करूं 1951 के वर्ष की, जिसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। और ये जो जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी इस वर्ष के दौरान, इसलिए इसे लघु माइक्रो डिवाइड ईयर बोला जाता है। और बात करूं जनसंख्या का जो महाविभाजन वर्ष है वो 1921 को कहा जाता है, क्योंकि ऐसा पाया गया जब जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। यानी 1911 से 21 का दशक है जिसमें जनसंख्या, ये दशक के दौरान जनगणना में जो महाविभाजन वर्ष कहा गया है इसमें जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। अगला सवाल एक पूछा गया, समवर्ती सूची से एग्जैक्ट क्या सवाल था, कमेंट करके बताना। समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं, जिसमें देख सकते हो क्रिमिनल लॉ है, जो विवाह मैरिज होता है, डिवोर्स होता है, तलाक, एविडेंस एंड ओथ शपथ वगैरह, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, वन्य जीव की सुरक्षा है पक्षियों की, ड्रग्स एंड पॉइजन वाला है, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट है, एजुकेशन शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है, पोर्ट्स हैं, शिपिंग, नेविगेशन, ट्रेड, कॉमर्स, इलेक्ट्रिसिटी, आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। ये जो 3 सूचियां हैं संघ राज्य समवर्ती सूची, ये किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा इन 3
सूचियों में है। कोशिका विज्ञान में केंद्र का आपको न्यूक्लियस से एक सवाल पूछा गया था। एग्जैक्ट क्या सवाल था, जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया कमेंट करके बताना। एक सवाल बजट से था जिसमें कोई लक्ष्य था, वो 30% से बढ़ाकर कितना है, 90% ऐसा करके कुछ कर दिया गया है। तो पूछा गया 30 से कितना किया गया है, ये भी पूरा सवाल नहीं बता पाए थे स्टूडेंट हैं। तो जिनको अच्छी तरह से याद है वो कमेंट करके बता सकते हैं बजट में लक्ष्य वाला एग्जैक्ट क्या सवाल था। और हिंदी के कुछ सवाल बताएं, जैसे परमेश्वर में समास, दशानन में समान, समास से सवाल आ रहे हैं, विशेषण कितने प्रकार की, और एक सरस्वती पत्रिका है हिंदी से, ये कब और किसने प्रकाशित की थी। ये कुछ सवाल स्टूडेंट ने भेजे हैं। बाकी जीके के ये 23 के आसपास सवाल हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी सवाल हैं, जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है कमेंट करके जरूर बताना और कौन से जीके के सवाल पूछे गए थे, ताकि मैं उसको पीडीएफ में इंक्लूड करके आपको नाइट को अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलता हूँ सेकंड और थर्ड शिफ्ट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।